पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं करुणेश पांडे। हम लोग अपने नज़दीकी एक माध्यमिक विद्यालय पे आए हुए हैं जो कि बराव में पड़ता है, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमने कुछ टीचर से बात करी, कुछ शिक्षकों से हमने बात करी, तो उन्होंने एकदम अच्छे एक उत्साह के साथ हम लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया और बोला कि सर आप लोग आइए, आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, आप हमारे बराव के विद्यालय में आइए और पूरे जोश के साथ यहाँ पर सेमिनार लीजिए। तो हम लोग का जो सेमिनार आज का है, जैसा कि सबको पता है कि हम लोग शाकाहार और पर्यावरण पे काम करते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी टीचर्स जो यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, उनको एक बार दिखा दिया जाए और मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण जिनकी योग्यता जो भूमिका रही है, उनमें है श्री कन्हैया लाल गुप्ता सर, श्री संजय कुमार निराला सर, श्री चंदन सिंह सर, श्री बिंदु सिंह सर, श्री राजेश कुमार पांडे सर, श्री मनीष यादव सर, श्रीमती दीपा विश्वकर्मा जी, श्री योगेंद्र सिंह, श्रीमती सविता कुमारी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो जी सर, रजनीश सर भी बहुत बड़ा, हम लोग उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो सर हमने जब आपसे बात करा तो आपने हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया हम लोगों का, और आपने बोला विद्यालय में आइए और बच्चों को सेमिनार दीजिए। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा आज इस माहौल को देख करके। पहली बात कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बच्चों को इतने पवित्र उद्देश्य को लेकर के इनके बीच में आए हैं, और आपको हमारे बीच में पाकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और मुझसे ज़्यादा आह्लादित तो हमारे बच्चे हैं, हमारे सभी शिक्षक हैं कि आप पर्यावरण और शाकाहार पर, जिसकी कि हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, तो आप इस महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पे आए हैं हमारे बच्चों के बीच और हम सभी शिक्षकों के बीच भी। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इस कार्यक्रम करने के लिए। धन्यवाद सर। सर जैसा कि हम लोगों ने पुनः जब प्रधानाध्यापक से बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम के लिए आप पूछा ना करें, आप बिना सोचे समझे चले आया करें। तो ये बहुत ये विशाल हृदय का काम है। तो प्रधानाध्यापक सर कैसा लग रहा है इस माहौल को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कंपोजिट विद्यालय बराव की तरफ से आप लोगों को कर रहे हैं कि मतलब आप लोग आए हैं यहाँ हमारे बच्चों को जो है कि अच्छी चीज़ों के बारे में आप जानकारी देंगे। मैं कन्हैया लाल गुप्ता को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम के लिए जो है इन्होंने पहले आगे आके ऐसा किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक बार पुनः बच्चों को दिखा दीजिए, दिव्यांशु जी, सभी लोगों को फ्रंट से भी दिखा दिया जाए। आ जाइए। आज जो सेमिनार है वो किस विषय पे है बच्चों? तो हाँ, दोनों चीज़ों पे है, शाकाहार और पर्यावरण दोनों पे है, ठीक है। तो आप लोग कक्षा 6, 7, 8 और किस क्लास के बच्चे हैं? 1 से 5 तक भी हैं, ठीक है। तो इनमें से 6, 7, 8 वाले बच्चे पर्यावरण के विषय में जानते होंगे। तो जिनको पता है पर्यावरण के बारे में हाथ उठा दें। पर्यावरण के विषय में कौन जानता है? थोड़ा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए खड़े हो जाइए, पकड़ लीजिए। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो सारी चीज़ें हैं वो पर्यावरण ही हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल। मतलब है इनका? स्थल मंडल यानी पृथ्वी धरती, और जल मंडल यानी जल, और वायुमंडल यानी वायु का चारों तरफ की हवा है वायुमंडल। जो आकाश के आसपास मतलब क्या है? जितनी सारी गैसें हैं, हवाएं हैं, सांस लेते हैं CO2 और ऑक्सीजन से, ठीक है। बैठ जाइए। और पर्यावरण का मतलब संधि विच्छेद करें तो क्या पाते हैं? परिधन आवरण, मतलब बाहरी आवरण। जो हमारा बाहरी आवरण है क्या है? स्थल मंडल, हमारे पास जल भी है, धरती भी है और आकाश भी है। इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? पर्यावरण। एक और चीज़ आती है
जब पर्यावरण जान गया तो अब जाने पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सुना है आप लोगों ने? कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सुना है? नहीं। देखो, पर्यावरण से संबंधित ही पारिस्थितिकी तंत्र होता है, बस थोड़ा अंतर होता है। पारिस्थितिकी माने क्या होता है? जो हमारे आसपास के पर्यावरण है उनसे हमारा क्या संबंध है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बात करें तो अब जैसे आपने क्या बताया कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल क्या है, हमारे पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब ये समझिए कि जो वायुमंडल है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है, और जो भोजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो वहाँ से आता है। ठीक है, और जो पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है? तो ये जो हमारा जो इन पर डिपेंडेंसी है, जो इन पर हमारा, ठीक है, जो हमारा इन पर निर्भरता है, उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। और ये सिस्टम को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अगर इसमें से स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो पता है क्या होगा हमारे साथ? हम भी परेशान हो जाएंगे। जैसे पानी दूषित हो जाए, जब पानी दूषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमको बीमारियां लग जाएंगी, हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, वायु खराब हो जाए तब भी हमको क्या हो जाएगा? कोई न कोई बीमारी लग जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें से हर चीज़ का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण में आप लोगों ने समझा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको बचाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पर्यावरण के बारे में सर ने बता दिया और शाकाहार के विषय में सर अब बताएंगे, सोच रहे होंगे। तो ज़रा आप लोग बताएं कि कितने लोग इसमें से शाकाहारी हैं? ज़रा हाथ उठाएं। कौन कौन से लोग हैं जो सिर्फ फल, सब्जियां, अनाज खाते हैं? मुर्गा मछली। आप लोगों की संख्या तो मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद 20% से कम ही लोग हैं जो कि शाकाहारी होंगे। और मांस खाने वाले कितने लोग हैं? इसमें उन्होंने भी हाथ उठाया है जो शाकाहारी भी हैं, इसका मतलब सर्वाहारी में आते हैं। तो झूठ बोला गया, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे दिख रहे थे। ईमानदारी नहीं दिखाई आप लोगों ने। कोई बात नहीं है, 20% मैंने काउंट कर लिया है। जो बच्चा मांस खाता है वो कोई बच्चा जो मांस खाता है हर हफ्ते में 1 या 2 बार। मुर्गा मछली के घरे घरे बन जाला, मछली तो बहुत बनता है। बेटा तुम उठ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ इधर, आगे आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाएंगे। खाते हो मुर्गा मांस भी? कभी गए हो दुकान पे मुर्गा कटते हुए देखा है? मतलब तुम जाकर देखते हो कटते हुए सही में? अच्छा, तुम पैसे से खरीदते भी होगे? बड़ा गर्व है इस बात का तुमको। तो दया तो नहीं आती होगी? आता है पर खा लेते हैं। दया आती है फिर भी खा लेते हो? मतलब ये कैसे हो सकता है? तुमको दया भी जा रही है, तुम खा भी ले रहे हो। पर अच्छा लग रहा है, सही स्वाद उसका अच्छा से खा ही ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमको स्वाद में अच्छा लग रहा है और तुमको दया भी आ रहा है, तो तुम क्यों खाते हो? क्या उसका कारण हो सकता है? समझे हो इसका कुछ? कि तुम्हारी जो दया है तुम्हारी जीभ के स्वाद के सामने कम है। तुम्हारा जो जीभ का स्वाद है तुम्हारे दया से ज़्यादा है। अगर तुम्हारी दया ज़्यादा होती तो तुम उसको नहीं खाते। अब सपोज करिए कि हम आपसे ये कहें कि जिस तरीके से मान लीजिए मुर्गे को मारा गया, मान लीजिए 3 दिन उसको भूखा प्यासा रखा गया, ठीक है, उसके पिंजड़े में, उसको पानी भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो बिकने गया है, तो उसको मेहमानबाजी कोई करेगा नहीं, उसको तो काटना ही अंतिम में। तो अब ये समझिए कि अगर उसके स्थान पर कोई बच्चा हो जो किसी जगह से भटक गया है, उसको 10 लोग मिलकर काट कर खाने वाले हों, तो आप क्या करेंगे? इंसान का बच्चा है, इंसान को चाहिए बचाने, तो हम बचेंगे, उसको भी बचाएंगे। बचाओगे ना? क्यों बचाओगे? इसका क्या कारण है बचाने का, ये बताओ। क्योंकि सब इंसानी है और इंसानी है, वो हमारे तुम्हारे जैसा है।
वो इंसान है तुम्हारे जैसा है, तो तुमको ये नहीं लगता कि जानवर भी हमारी तरह हैं, हमारे जैसे, उनका उन्हें बचाना चाहिए? क्यों लगता है कि जानवर हमसे अलग हैं? क्यों? खाने में अच्छे लगते हैं। खाने में तो इंसान भी अच्छे लग सकते हैं, उनका मांस खाओ तो। नहीं, इंसान नहीं लगते अच्छा। लगते हैं, सबका मांस अच्छा लगता है, लेकिन तुम इसलिए खाते हो, तुम उसे अपना नहीं समझते हो। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तालियां दीजिए इनके लिए भाई। अब समझिए, देखिए मोरलिटी की बात होती है कि आप में कितनी नैतिकता है। किसी जानवर को आप मारने नहीं जाते, लेकिन खरीदते तो वो जानवर मरता है। आप समझिएगा कि आप 100, 200, 500 रुपये में जो चीज़ खरीदते हैं, वो उसको क्या करते हैं, हत्या के लिए आप क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो आप जब पैसा देंगे, डिमांड बढ़ेगा, तभी वहाँ पर वो कटता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं खाएंगे तो वो नहीं कटेगा, तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपने ये जान लिया कि पर्यावरण में आपके पास स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है, तो अब आपको ये लगता है ना कि हमारा जल सही संरक्षित रहे, वायु प्रदूषित न हो, ठीक है, और आपका भूमि प्रदूषण भी न हो, जिससे कि अन्न अच्छा पैदा हो। ये चाहते हैं सभी लोग। मैं ये कहूँ कि जो आप मांस खाते हैं उससे आपका तीनों प्रभावित हो रहा है। कौन कौन सा? पर्यावरण में ये तीनों। आप जब मुर्गा खा रहे हैं, चाहे बकरा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इवन अंडा भी खा रहे हैं, तब भी आप तीनों चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब आप धरती का नष्ट कर रहे हैं, धरती को नाश कर रहे हैं। कोई ये पूछेगा नहीं क्यों? हाँ, ये देखो अच्छी बात है, कम से कम जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना। चलिए बात करते हैं कैसे तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं। 1 केजी बीफ का मतलब समझते हो? गौ मांस या फिर आपका भैंस का मांस, ठीक है, जो चौपाया जानवर होते हैं। तो 1 केजी मतलब 1 किलो, ठीक है। तो 1 किलो अगर मांस का निर्माण हो रहा है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि 326 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। मतलब अगर 1 किलो मीट पैदा किया जाता है तो 16 मीटर लगभग लंबा और 16 मीटर चौड़ा, 326 वर्ग मीटर के आसपास की ज़मीन। मतलब आप समझिए कि जो आपका कोना है, वो जो दिख रहा है ना, वो आपका स्कूल का एक कोना, उसका आधा कर दीजिए, उतना ज़मीन आपका नाश हो गया। पूरे विश्व में अगर 1 केजी आप बीफ का उत्पादन करते हैं तो उतना ज़मीन आपकी बर्बाद हो गई। ये डेटा निकाला गया है और ये बड़े स्तर पर हुआ है। तो आपको मैं एक छोटी इकाई के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आप 1 किलो मांस नहीं खाते हैं, ज़मीन का बर्बाद करते हैं, ठीक है, ज़मीन की बर्बादी करते हैं। और आगे सुनिए, 1 केजी पोल्ट्री का मांस क्या होता है? हाँ, ठीक है, मुर्गे मुर्गियों का मांस। उसमें क्या होता है, 12 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। जो आपके यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो छोटे स्तर के हैं। जहाँ बड़े बड़े होते हैं वहाँ करोड़ों लाखों चूज़ों का उत्पादन किया जाता है, उनके अंडे और उनका मांस भी बिकता है। तो वैसे मैं फार्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं से अंडे आते हैं ज़्यादातर। तो 12 वर्ग मीटर, यानी कि सही से करा जाए तो 3.5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा, तो उतना आपका ज़मीन बर्बाद हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब आप सुनिए, ये तो क्या हुआ, ज़मीन की बर्बादी हुई ना, तो स्थल मंडल आपका क्या हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद, ख़त्म। अब सुनिए कि अब आपका जल मंडल आता है ना, तो जल मंडल में क्या आता है, पानी होंगे, छोटे छोटे पादप वनस्पति। समंदर में तो बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं, क्योंकि 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा हमारा क्या है, जल है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो समझिए 1 केजी अगर मांस का उत्पादन करते हैं तो 20,940 लीटर, कितना पानी, इतना लीटर पानी क्या होता है, बर्बाद होता है 1 किलो मांस पैदा करने में। और 1 किलो मांस में कितने लोग खाना खाएंगे, बताइए? हाँ, 3-4 लोग खा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा 4-5 लोग 1 केजी मांस में। वैसे अब दूसरी तरफ बात करें तो 1 केजी गेहूं की बात करिए, 1 केजी गेहूं, तो 1 केजी गेहूं के उत्पादन में सिर्फ 503 लीटर पानी लगता है। कितना लगता है, 503। सोचो कि 503 लीटर पानी लगता है गेहूं के उत्पादन में, और 20,940 लीटर लगता है 1 केजी मांस के उत्पादन में। यानी कि सीधे जो आंकड़ा है 40 गुना का है। कितने का है, 40 गुना। यानी कि आपने जो 1 किलो मांस पैदा किया, उसने आपने 1 केजी गेहूं के उत्पादन का 40 गुना पानी बर्बाद कर दिया। वो दूषित हो गया, उसको दोबारा रिफाइन करना पड़ेगा आपको पीने के लिए।
तो आपने क्या बर्बाद किया? जलमंडल ही बर्बाद किया। आगे और आएगा, जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं वो केवल प्रतिदिन 1337 लीटर पानी बस प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि मांसाहारी के लिए प्रतिदिन 15,160 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कितना? 15,160, यानी कि 10 गुना ज़्यादा पानी मांसाहारी बर्बाद करता है शाकाहारी की तुलना में। देखिए आपके यहाँ मान लीजिए कोई पेड़ है अमरूद का, आपने उसको तोड़ा और खा गया, ठीक है, खा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। लेकिन कोई बकरा लेकर आया तो पहले काटा, फिर पानी उसको साफ़ किया पानी से, फिर उसको पकाया, समय लगाया, बहुत कुछ किया, ठीक है ना। फिर उसके वेस्ट को भी बर्बाद किया, उसको भी बहाया, कहीं पर फेंक दिया उसको, तो कितना टाइम कंज्यूम है, कितना समय लेता है। फल को आपने तुरंत तोड़ा और खा लिया। ये आसान है कि नहीं आसान है? तो ये हो रहा है। और सुनिए, चिकन किसको बोलते हैं? किसके मांस को? मुर्गे का जो मांस होता है 1 केजी पैदा करने के लिए 3 किलो अनाज उसको खिलाया जाता है। अगर कोई मुर्गा 3 किलो का है तो उसका जो 1 किलो तैयार हुआ है उसको 3 किलोग्राम अनाज, ज्वार, सोयाबीन, इस तरह का और भी चीज़ खिलाया जाता है। 3 केजी खिलाया जाता है। और 1 किलोग्राम सूअर का मांस, सूअर तो मान लीजिए जितना होगा 30, 35, 40, 50 किलो का होगा, तो उसमें जो 1 केजी मांस उत्पादन हो रहा है उसमें जानते हैं कितना अन्न लग रहा है? 8 किलो अन्न। अब सुनिए, 1 केजी बीफ के उत्पादन में 20 केजी अनाज की आवश्यकता होती है। तो समझिए बात को कि अगर 1 किलो मुर्गा आपने खाया, सिर्फ 4 लोगों ने खाना खाया, और 1 किलो मुर्गा जो पैदा हो रहा है 3 किलो अनाज पे पैदा हो रहा है, तो 3 किलो अनाज में कितने लोग खाना खाएंगे बताइए? कितने? 12-13 लोग खा लेंगे ना। तो 1 किलो मुर्गे में 4 लोग खाएं और 3 किलो में 10-12 लोग। तो कितना फ़ायदा है कि हम उस अनाज को बर्बाद किए, फिर उस जानवर को ही मार लिए। बल्कि हम चाहते तो 12 लोगों को अनाज खिला देते और मुर्गा ही बच जाता, हमारा नुकसान भी नहीं होता। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो आपका एनिमल फार्म है, जो आपका एनिमल फार्म है, उससे क्या हो रहा है पता है? भूखमरी का लोग शिकार हो रहे हैं। दुनिया में जो भूखमरी बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एनिमल फार्मिंग। जहाँ पर जानवरों का खेती की जाती है वो सबसे बड़ा कारण है भूखमरी का, क्योंकि वो जितना भी अन्न है 70% जो खेती होती है वो जानवरों के लिए की जाती है। सोयाबीन, मक्का और भी चीज़ें होती हैं जो जानवरों के लिए पैदा की जाती हैं, उनको खिलाया जाता ताकि उनका मांस बाहर हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो नुकसान है हमारा। तो भूखमरी का शिकार जो दुनिया में लोग हो रहे हैं, हमारे भारत में कुछ जगह पे जो हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है? ये एनिमल फार्मिंग, जो हम पशु खेती करते हैं, सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे आंकड़े, मैं सारे आंकड़े तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अब समझिए क्या हो रहा है। निष्कर्ष हम देखा जाए तो क्या पाते हैं? भारत सहित पूरे विश्व में अब ऐसा स्थिति आ गया है कि भूखमरी, जल संकट, जो पेयजल संकट उसकी बात कर रहा हूँ, जो पीने का पानी उसकी बात कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? वैश्विक तापन, मतलब जो गर्मी हो रही है ना, जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, सामान्य से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन, ठीक है। वो जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है उसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत गंभीर समस्या है। और 70% जो खेती हो रहा है मांस, चमड़ा और डेयरी उद्योग में जो लोग कर रहे हैं, उसी से सब चीज़ें क्या हो रही हैं? हो रही हैं। समझ रहे हो ना? भूखमरी, पेयजल संकट और ये जो गर्मी बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? पशु खेती है। जो 70% जो खेती है जानवरों के लिए करते हैं, उनके रख रखाव में, उनके अनाज पैदा करने में, उनके नहलाने धुलाने में। तो कितना खेती प्रयोग होता है? 70% लैंड प्रयोग होता है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जंगल, पानी, अनाज, इन तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्बादी कर रहे हैं। और पता है ये जो मीथेन गैस किसके अंतर्गत आती है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? हमारे तापमान की गर्मी को, हमारे धरती के तापमान को क्या करता है? बढ़ाता है, रेस करता है, बढ़ाता है। तो जो पशु खेती होती है उसमें क्या होता है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 गैसें जो होती हैं सबसे ज़्यादा निकलती पशु खेती से, चमड़े उद्योग से,
उनके और भी उद्योग से निकलती हैं, तो क्या होता है, गर्मी उसी की वजह से बढ़ती है। जो दुनिया भर का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो दुनिया का यातायात सिस्टम है, उससे ज़्यादा जो गर्मी पैदा करने वाली चीज़ है वो पशु खेती है। वो किसने चला रखी है? मांसाहारियों ने। वो मांसाहारियों ने चला रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा, ज़रा बताइए, क्या सीखा, क्या नुकसान हो रहा है मांसाहारियों से? अच्छा, उड़ जाओ, बोलना है बोल लो। क्या क्या नुकसान हो रहा है बेटा, बताओ। इससे हमारा स्थल मंडल का नुकसान हो रहा है, जल मंडल प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, और भूखमरी आ रही है पूरे विश्व भर में। हाँ, बहुत बढ़िया। और 30% बस खेती हो रही है खाने के लिए। हाँ, और बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तालियां रोक दीजिए। चलिए, ये बात हो गई कैसे, आप लोगों ने दिमाग लगा लिया, कैलकुलेट कर लिया कि कैसे हमारी बर्बादी हो रही है। ये बात समझ में आ गई कि हम अपना बर्बादी कैसे कर रहे हैं। जल ख़राब कर रहे हैं, धरती ख़राब कर रहे हैं, और ये वायुमंडल भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी चिंता सबको होती नहीं है, बहुत कम लोग इतना दूर तक सोच पाते हैं। तो मुझे लगा पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो इनको कुछ बातें समझ में आएंगी। अब आपके सामने जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है पता है? गेस करिए क्या हो सकता है? नहीं पता ना? इसमें वो चीज़ें हैं जो प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमारे समाज में जो प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम जानवरों पर शोषण करते हैं। वो कितना बेरहम प्रक्रिया होता है मैं उसको दिखाऊंगा, फिर आप लोग समझेंगे कि क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब समझिए कि क्रूर प्रक्रियाओं में पहले किस चीज़ से स्टार्ट करूं मैं? मुर्गे से स्टार्ट करता हूं। मुर्गे कितने प्रकार के होते हैं? अक्सर देखने में आता है। आप लोगों ने क्या क्या देखा है मुर्गों का? किस किस तरह का प्रकार देखा है? लाल, सफ़ेद, ऐसा कुछ? रेड कलर का देखे हैं, वाइट देखे हैं। बैठ जाइए। देखो, एक देसी मुर्गे होते हैं, आपको पता होगा, और एक होता है ब्रॉयलर। किन किन लोगों ने ब्रॉयलर का नाम सुना है? नहीं ना? जो सफ़ेद मुर्गे जो पोल्ट्री फार्म में उगाए जाते हैं और जो दुकानों पर बेचे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर जो होती है सबसे शोषित प्रजाति होती है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा शोषित प्रजाति यही है। सोचो उन पर कितनी क्रूरता होती, मैं बताऊंगा। देखो, ब्रॉयलर एक ऐसे चूजे होते हैं जो 12 से 13 साल जीते हैं। वो जो बच्चा पैदा होता है वो 12 साल जिएगा। कितने साल जिएगा? 12 साल। अब सोचो कि वो बच्चा सिर्फ 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। 12 महीने मतलब 12 साल कितना हुआ? 144 महीना हो गया। कितना महीना? 144 महीना में सिर्फ 1.5 महीने जीता, उसको मार दिया जाता है। यानी अपनी ज़िंदगी का 1% से कम जीता है वो। हम 70 साल जिएंगे। अगर कोई मुझे 1 साल में मार दे तो बड़ा दुख होगा सबको कि मुझे कम से कम 50-60 साल जीना चाहिए ना। तो उस मुर्गे को क्या करते हैं लोग? 1.5 महीने मार देते हैं, जो कि उसको जीना चाहिए 144 महीना। अब सुनो कैसे उसको मारा जाता है। सुनो, उसको कैसे बड़ा किया जाता है कि जब उसकी फार्मिंग की जाती है तो उसको हमेशा प्रकाश में रखा जाता है, लाइट में, और उसके सामने अनाज रख दिए जाते हैं कि उसको सोने का मौका नहीं मिलेगा। तुम लगातार खाओ और सोएगा तो उसका मांस बढ़ेगा नहीं, वो जितना खाएगा उतना बड़ा होगा। और इंजेक्शन आता है उसको बढ़ाने के लिए, बहुत सारे इंजेक्शन हानिकारक, ऑक्सीटोसिन भी कई इंजेक्शन पशुओं को लगते हैं। इनको भी कोई मतलब ये लगता है, ठीक है, इंजेक्शन लगता है। तो होता क्या है कि ये कैंसर के भी कारण हो जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुगर बढ़ाने के उसमें एलिमेंट्स हो जाते हैं, और कैंसर के भी कारण इसमें होते हैं। तो समझिए आप, ये जो 1.5 महीने में तैयार हो गया वो सीधे 3-4 किलो का हो गया। तो उसकी हड्डियों पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, वो कमज़ोर हो जाती है। फिर उनको 3-3, 4-4 महीने, फिर 3-3, 4-4 दिन को रखा जाता है गर्मी में, धूप में। फिर वो कटने के लिए जाते हैं ये आपके दुकानों पे, समझो। तो तुम जो खा रहे हो वो 12 साल का एक बूढ़ा नहीं खा रहे हो, एक बच्चा खा रहे हो, नवजात बच्चा खा रहे हो। वो तुम बच्चा खा रहे हो, जानवर नहीं खा रहे हो, बच्चा खा रहे हो, समझ लो। 1.5 महीने का बच्चा है वो। अब आगे आते हैं अंडे। किनको लगता है कि अंडा शाकाहारी है? अंडा शाकाहारी है? क्यों शाकाहारी नहीं है? देखो बहुत बढ़िया। देखो क्यों?
जो चीज़ साग से आता है, जो फलों से, जो पेड़ों से आता है, पौधों से आता है, वनस्पतियों से आता है, उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी। और जो किससे आता है? जानवरों से आता है, क्या बोलते हैं? तो देखो, जो मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, जो अंडे देती हैं, लोग कहते हैं उसमें जान तो नहीं जाती किसी की। लोग ऐसा बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसमें क्या कौन सा जान जाना है, तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं, शाकाहारी में आता है। लोग ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं, बोलते हैं ना कि ऐसा है कि ये शाकाहारी, हम तो खा सकते हैं, इसमें मुर्गी की जान तो गई नहीं। अब बताता हूँ कि ये अंडे के पीछे कितनी जान जाती है। समझिएगा कि जो मुर्गियाँ होती हैं हर साल कितने अंडे देती हैं? 15 अंडे। क्या बताली ताली बस रुक जाइए। 15 अंडे देती हैं। लेकिन पता है उन्हीं मुर्गियों से हर साल 300 अंडे पैदा किए जाते हैं। उन्हीं मुर्गियों से हर साल 300 अंडे पैदा कराए जाते हैं। कितने अंडे? 300। कैसे पैदा कराए थे सोच लो। अब जो मादा सिर्फ 12-15 अंडे देती हो, अगर 300 अंडे देने लगी तो उसका क्या हालत होगा? उसकी आंतें बाहर निकल जाती हैं, वो चल नहीं पाती, हड्डी कमज़ोर, वो लंगड़ा जाती है, कमज़ोर हो जाती, गिर जाती, वही मर जाती है। उस मादा के आपने अंडे निकाल के उसका आपने जान ले लिया, 1 साल के अंदर वो मर जाती है। और यही नहीं, ऐसा भी आता है कि जो उसमें से कभी कभी जो अंडे होते हैं फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, उसमें से चूजे बाहर निकलते हैं। अगर जब नर चूजा निकल गया, नर चूजा तो अंडे देगा नहीं, मादा चूजे देती है। तो हर साल ये जो इंडस्ट्री है 2 करोड़ चूजों को मार देती है, नर चूजों को। कैसे मारती पता है? ग्राइंडर कर देगा, पीस देगा, जला देगा, बहा देगा, उनका दम घोट देगा पॉलीथीन से। ऐसे क्यों मारते हैं पता है? ये अंडे नहीं देंगे, इनको बढ़ाने में समय लगे, ऐसे बढ़िया मार दो, जो जगह बचा है उसमें मादा चूजों को रखो, जिससे अंडे और पैदा होंगे तो हम अंडों को बिक्री और बढ़ा देंगे। तो तुम लोग जो सिद्धांत लेके चले हो मांस खाने का, जीव का जो चटोरापन, उससे क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ चूजों की हत्या कराते हैं हर साल, और उनकी माँओं को अलग से मार रहे हो, तो अपने से मर जाती हैं। है ना पाप हम लोग से हो रहा है ना। अब समझिए, भेड़ बकरियों की बात करिए। ये तो बात हो गया, अंडा समझ में आ गया, और पोल्ट्री की बात आपको समझ में आ गई। अब बात करें भेड़ बकरियों की। भेड़ बकरियां आप लोग गांव में देखते होंगे, ठीक है, और इनकी खेती होती बड़े बड़े फार्म में। मैं खेती बार बार क्यों बोल रहा है पता है? क्यों बोल रहा हूँ पता है इसके बारे में? खेती मतलब जिसको उगाया जाता है, जो पैदा होता है नेचुरली, वो बात अलग है। हम बोल रहे हैं खेती कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? उसको हम ज़बरदस्ती उगा रहे हैं। कैसे? बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है? अप्राकृतिक तरीका, अप्राकृतिक गर्भाधान के तरीके से उसका क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कृत्रिम, क्या बोलते हैं? कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम तरीके से बढ़ाने को क्या बोलते हैं? उसको हम उगाते हैं, खेती करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो भेड़ बकरी जो होते हैं दुनिया में कृत्रिम पैदा किए जाते हैं, मतलब ज़बरदस्ती उनको अलग अलग तरीके से इंजेक्शन दे करके पैदा किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 200 से 250 करोड़ हर साल इनकी संख्या पैदा की जाती है, जिसमें से 90 से 100 करोड़ इन भेड़ और बकरियों क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। और हम इनको कौन सी मौत देते हैं पता है? कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी बलि प्रथा में मार देते हैं, कभी कुर्बानी के नाम पर ईद में, बकरीद में मारे जाते हैं। धर्म में पढ़कर हम लोग क्या पता, उसको क्या मालूम कि कौन से धर्म का व्यक्ति मुझे ले जा रहा है? उसको तो नहीं पढ़ाने आपके धर्म से। और हमको किसी का कुर्बानी देके कौन सा अल्लाह चाहे ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? वो तो उन्हीं का संतान है ना। तो भगवान ने तो कभी कहा नहीं, वो तो सीधे बोलते अहिंसा परमो धर्म, मतलब कि अहिंसा क्या है? परम धर्म है, दया ही धर्म का मूल है। तो कहाँ से हिंसा हम करने लगे? ये कौन करता है? जिसको जीव का स्वाद चाहिए, ठीक है। तो कुर्बानी और बलि प्रथा किसी धर्म में इसका वर्णन नहीं है, ये हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, आगे से बताना है कि ये सब प्रथाएं नहीं होती हैं, ये बाद में बनाई गई है सिर्फ चटोरापन के लिए, ठीक है। सूअर की बात कर लीजिए। और एक चीज़ और, जो भेड़ बकरियां होती हैं वो सिर्फ 1-1.5 साल में मर जाती है। वो कितने साल जीती हैं? 20 साल। उनकी आयु कितनी होती है? 15 से 20 साल।
लेकिन कैसे मार दी जाती है? सिर्फ 1.5 साल में मार दी जाती हैं। इतनी क्रूरता बर्बरता हम लोग करते हैं सिर्फ खाने के लिए। अब अगली जो क्रूर प्रक्रिया उसका नाम है सूअर की खेती। अब समझिए सूअर के पैदावार में कितनी क्रूरता होती, समझिए बात को, कि जो सूअर होता है उतना समझदार होता है कि जैसे कि आपकी उम्र कितनी है? 14 साल, बैठ जाइए। आप ही जितना समझदार सूअर होता है, उसको पता है कि कौन किस भावना का है, कौन मेरे साथ क्या कर सकता है, मेरे बच्चे को कब भूख लगेगी, कब उसको खाना देना है, कब बीमार हो, उसको पता होता है। वो बहुत समझदार प्रजाति होती है, वो बहुत संवेदनशील भी होता है, वो बेवजह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। लेकिन हम क्या करते हैं? उसका नुकसान करते हैं। नुकसान नहीं करते, उसको मार ही डालते हैं। अब समझिए कि सूअर बहुत समझदार होता है, जिसमें कि 200 करोड़ सूअर होंगे पूरी दुनिया में इस समय, जिनमें से 100 करोड़ को उन्हीं से 100 करोड़ पैदा किए जाते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। ठीक है। और एक बात और समझिए, सूअर 1 साल में एक ही बच्चा देता है। तो जो हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, उसके वजह से साल में 3 बच्चे पैदा करवाते हैं, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो तिगुना पैदा करके हम उसको खा जाते हैं। वही तो मैंने बताया कि 1.5 साल में खा गए, 20 साल का वो जीने वाला था वो। ठीक है, ये प्रक्रिया वहाँ पर हो रही हैं। ये तो आपने समझ गया कि ब्रॉयलर के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, अंडे के बारे में पता चल गया, भेड़ बकरी सूअर के बारे में पता चल गया। अब जो अगली है वो मछली। मछली तो बहुत लोग खाते होंगे, है वो जलमंडल में रहती है। तो समझिए कि अब इनकी क्या होती है कि इनका जो पूरा प्रभाव होता है, जब जितना हम लोग मछली समंदर से खेती करते हैं, उससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र खराब होता है। क्यों पता है? कि जो समंदर में जो मछलियों को हम पकड़ते हैं, जाल बिछाते हैं, उससे जो वनस्पतियाँ होती हैं ना उसमें समंदर में छोटे छोटे बड़े बड़े, उसके साथ ऑक्टोपस और वो वनस्पतियाँ सारे पौधे क्या होते हैं? खींचे चले जाते हैं। जब वो खींचे चले जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं वो भी टूट के चले आते हैं। मछलियाँ तो मर रही, बात अलग है। और जानते हो 51% मतलब 51% जो ऑक्सीजन है कहाँ से आती है? समुद्री तलों से आती है, समुद्री तलों से आती है। तो हमने ऑक्सीजन की मात्रा भी घटा दी है। क्यों? क्योंकि हम मछली को वहाँ से शिकार कर रहे हैं और दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अपने देश का स्वास्थ्य खराब करके अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं। जीडीपी तो बढ़ नहीं रहा है, उल्टा हमें रोग और पकड़ ले रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे प्रजातियों के बारे में, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा अभी। बस एक और बता के आपको छोड़ देता हूँ। ऊन के बारे में बात कर लीजिए। ऊन, रेशम। रेशम के बारे में पता है सबको? रेशम क्या होता है? हाँ, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है ना। तो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको ज़िंदा उबाला जाता है। उनको ज़िंदा उबाला जाता है, तब जा कर के क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। और उसमें ये समझिए कि लगभग 1 किलो रेशम पैदा करने के लिए 6500 रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाला जाता है। जैसे चाय खौलाते हैं ना, उसी तरीके से 6500 रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाला जाता है। ठीक है। तो एक रेशम की साड़ी बनाने के लिए 10,000 से 15,000 रेशम के कीटों को उबाल दिया जाता है। यानी कि जिसकी माता जी जो पहनती है साड़ी ना, उसमें 15,000 रेशम के कीटों की जान चली जाती है। और उसके अनुसार हमारे पास कई विकल्प है। हमारे पास बहुत सारे साड़ी हैं, बहुत सारे विकल्प। उसको पहनिए। रेशम पहनना आवश्यक है क्या? और चमड़ा का अंत में आपको चमड़ा बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि हम लोग देख लें कि चमड़ा के उत्पादन में कितना नुकसान हो रहा है। चमड़ा सबको पता है, लेदर कहाँ से आता है? खाल से, जानवरों की खाल से आती है। एक और लेदर होता है आर्टिफिशियल लेदर। वो कैसे बनाया जाता है? हमारे वनस्पतियों से इनका प्रयोग करके। ठीक है, केमिकल्स का प्रयोग करके। जो चमड़ा उद्योग के बारे में सुन लीजिए, क्या क्या नुकसान है हमारे प्रकृति को। ठीक है, चमड़े के उत्पादन में भारत क्या है? टॉप पर है। पूरे विश्व में भारत क्या है? नंबर 1 है चमड़े के उत्पादन में। और जानते हो यहाँ का चमड़ा बनता है तो बाहरी लोग ज़्यादा पहनते हैं। हाँ, काम भी नहीं आता हम लोगों के ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पैसों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जानवरों की खेती होती है। दूसरे देश करवाते हैं ये गंदा काम हमसे।
वो जानते हैं कि भारत के यहाँ ये गंदा काम हो सकता है, करवा दो, हमारे यहाँ प्रदूषण से बचे रहेंगे और इनके बनाए चीज़ों का यूज हम लोग करेंगे। वो आपको पैसे देते हैं चमड़े बनाने का, लेकिन जो आपके यहाँ गंदगी होती है, जो कैंसर मरीज होते हैं, जो पानी बर्बाद होता है, उसका पैसा नहीं देते हैं। वो अपने यहाँ क्यों नहीं कराते? जानते हैं कि ख़राब होगा तो हमारा नुकसान होगा, ये कौन भुगतने जाएगा। वो आपको कम पैसे देते हैं, उनको पता है कि ये लोग पैसे लेकर मान जाएंगे, हम करवा लेंगे, हमारा नुकसान कम होगा। ठीक है, तो ये जो टॉप पे भारत है चमड़े उद्योग में, उसमें प्रकृति, खेत, नदियाँ, तालाब बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। अब समझिए बात को, जब चमड़ा का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? चमड़ा का कानपुर में है। और जब जहाँ चमड़ा कारखाना होता है, अगर उसके आसपास नदियाँ हैं तो चमड़े की खेती में आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। तो उसको फिनिशिंग करने में जब प्रयोग किया जाता है तो वो बह करके समंदर में चाहे नदियों में जाता है, तो वहाँ का पानी इतना दूषित हो जाता है कि वहाँ जो गरीब लोग रहते हैं, जब पानी पीते हैं ना, तो उनको स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, चमड़ा का रोग हो गया, कैंसर हो गया। बल्कि उनका कोई गलती भी नहीं होता है, वो बेचारे गरीब हैं, उनको मतलब ही नहीं चमड़ा से, वो कैंसर के शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़ा उद्योग हमारे यहाँ पल रहे हैं, पनप रहे हैं। तो सारा जो वेस्टेज है, जो आपका चमड़े से निकलता है, वो पानी में जाता है, पानी बर्बाद होता है। और उसके पीछे क्रूरता सुन लो, जिंदा जानवरों को उबाल कर, मतलब उनकी चमड़ी को फूले इसलिए उनको जिंदा उनकी खाल को निकाल लिया जाता है। और उसमें इतना तकलीफ़ होता है, वो बयां ही नहीं कर सकता है, वो छटपटाता है, भागता है, यहाँ तक हमला भी करता है। और कहीं कहीं तो उनके पैर काट करके कि वो दौड़ ना पाए, अब उसका चमड़ा निकाला जाता है। तो चमड़ा निकालने की प्रक्रिया बड़ी क्रूर होती है। कहीं कहीं मार के उतारा जाता है, कहीं जिंदा उतारा जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? बॉयकॉट करना होगा, हमें इन सब चीज़ों को नकारना होगा। और आप लोगों को जो भी सहयोगी मिले उनको क्या बोलना है कि मांस उद्योग से दूर रहें, चमड़े उद्योग से दूर रहें, रेशम की साड़ियों का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली बार कुछ और विषयों के साथ हम लोग आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जानवरों के जानने के बाद कौन लोग शाकाहारी बनेंगे सर? जो पूछेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। जो आज का सेशन हुआ है वो किस पर था? ठीक है, सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसमें कौन ऐसा बच्चा और बच्ची है जो कि उठ करके इस विषय पर बोल सकता है? मतलब जितने लोग उठाएं सबको मैं मौका दूंगा, और जो बढ़िया बोल देगा उसको मैं सर्टिफिकेट भी दूंगा। हम बच्चों को सर्टिफिकेट भी देते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको यहाँ से कुछ पेंसिल और पेन भी मिलेंगे, मतलब कुछ और भी चीज़ें आपको मिल सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। सर्टिफिकेट तो पक्का मिलेगा। आप उठकर यहाँ आ जाइए, आ जाओ। कोई और लड़का या लड़की, कोई और स्टूडेंट, छात्रा या छात्र? बेटा आप नहीं बोलोगे? रागिनी, आपने ये सेशन सुना, ये सत्र, आप इस सत्र में आपने भाग लिया, तो आपको अच्छा तो लगा होगा? यस सर। तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि इस सत्र से आपको कितना लाभ हुआ है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? टूटी फूटी भाषा जो भी आपको आती हो, दिल से बोलिए, जो भी समझ में आया, कोई भी भाषा चलेगी। लीजिए, माइक पकड़ लीजिए। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमें अपने स्थल मंडल को, वायुमंडल को और जल मंडल को बचाना चाहिए, और मांस मछलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे बहुत सारी हानियाँ होती हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और मांस के उत्पादन में या मांस के कंजम्पशन में, भोग में क्या क्या नुकसान होता है बताइए। इससे स्थल मंडल नुकसान होते हैं, जल मंडल नुकसान होते हैं, सारे चीज़ प्रदूषित होते हैं। और इसमें ज़्यादातर मारे जाते हैं जानवर। 1 केजी पोल्ट्री का जो मांस तैयार होता है उसमें कितना केजी अनाज लगता है? 2 से 3-4 केजी। हाँ, 3 केजी। 3 केजी। 1 केजी बीफ के उत्पादन कितना अनाज लगता है? 3-4 केजी लगता होगा। 20 केजी। 1 केजी मांस के उत्पादन में कितना पानी लगता है? 20,000।
हाँ गुड, यही चाहिए। अब कुछ कुछ चीज़ें याद है ना, घबराइए बिल्कुल मत। अब ये देखिए, ये तो आंकड़े थे ना, ये आंकड़े हैं कितने जानवर, 100 करोड़ जानवर मारे गए। आप उसकी बात मत करिए, आप समझिए कि आपके घर में कोई एक कुत्ता है, ठीक है। आपको, जैसे आपने किसी कुत्ते को पाला, बड़ा हुआ, क्या कभी आप उसको चाकू से मार कर हत्या कर सकती हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकती हैं, क्यों? बताइए। क्योंकि वो अपना है, हमने पाला, उसको खिलाया है। आपने उसको पाला खिलाया, अपना है। जब ये भावना आती है कि वो अपना है, तब आप किसी की हत्या नहीं कर सकती हैं। तो समझिए कि ये जो 100 करोड़ 200 करोड़ जानवर मारे जाते हैं, वो क्यों नहीं लगता आप कि नहीं मरने चाहिए? क्योंकि हमारा सब नुकसान होता है स्थल मंडल। नहीं, हम ये सोचते हैं कि वो हमारा अपना नहीं, इसलिए मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम अपना समझेंगे तो नहीं मरेगा, क्योंकि हम अभियान निकालेंगे, लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक आंकड़ा देखिए कि एक इंसान जब मरता है, एक जानवर मरता है, तो बराबर तकलीफ होती है। तो यहाँ तो कई 100 करोड़ मारे जाते हैं, तो कितनी वेदना इस भूमंडल पे, इस हमारी पृथ्वी पर चल रही है। उनकी आत्माओं की वेदना है, समझ रहे हैं ना। उनकी चीख पुकार हमें परेशान करती है, हमें सोने नहीं देती है। हमको नुकसान उल्टा ही होता है, उल्टा नुकसान होता है। अब समझिए कि हमारे अंदर कितना प्रभावित कर रहा है वो चीज़। अगर दयालु है तो आपको परेशान कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो आप ये समझिए, यहाँ से प्रण ये लीजिए कि जैसे अपने घर के जानवर को नहीं मार सकते हैं, तो और जानवर के प्रति भी करुणा और सहानुभूति रखना है, ठीक है। कंपैशन रखना है उनके प्रति भी, ये ध्यान देना है। और ये जो दया की भावना है, जगानी है सबके में, अपने भी अंदर जगानी है, ठीक है। तो आंकड़ा 100-200 करोड़ का नहीं है, पूरे एक जानवर को बचाने की है। अगर एक जानवर को बचाने की अगर भावना आ गई, तो ये सारे जानवर बच सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभियान कैसे निकालेंगे? अपने लोगों में बैठकर डिस्कशन करेंगे कि शाकाहार को बढ़ावा देना है। धन्यवाद, तालियां बजाइए। तो नंदिनी ने बहुत अच्छा, रागिनी ने बहुत अच्छा बोला। और भी कोई आना चाहता है? तेज बहादुर यादव। अच्छा, आज का सेशन सुना? जी सर। मन से सुने हैं? हाँ सर, मन से सुना ना आपने? शाकाहार क्या होता है? शाकाहार जो मांस नहीं खाता। अरे शाकाहार जो होता है ना, शाकाहार मांस मछली जो नहीं खाता। बच्चों को देखकर बोलिए। जो शाकाहार होता है वो मांस मछली नहीं खाता है, नहीं खाते हैं, खाता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास क्या के घेरे हैं। यहाँ क्या लिखा है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल जो हमारे जहाँ खड़े हो। हाँ, धरती। जल मंडल क्या होता है? जल मंडल जो हम लोग पीते हैं। क्या पीते हो? जल, पानी। जल पीते हो। वायुमंडल क्या है? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हवा, पानी से। पानी से आता है? नहीं, जल मंडल। जल मंडल से आता है? नहीं, पेड़ पौधों से। वायुमंडल से आता है, ठीक है, पेड़ पौधों से आता है। बहुत बढ़िया, गुड। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम प्रजापति। आज सेशन देखे, सुने अच्छे से, ध्यान से। किस विषय में था, इसके बारे में बताइए। पर्यावरण। थोड़ा तेज बोलिए आप लोग। पर्यावरण के विषय में और मांस मछली के। नहीं, शुद्ध बोलिए, शुद्ध, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। शाका और पर्यावरण। शुद्ध बोलिए, तेज बोलिए। यहाँ बोलिए, देखो बोलिए, तेज बोलिए। नहीं, यहाँ पहले शाकाहार पर्यावरण, तेज पढ़िए, तेज बोलिए। शाकाहार पर्यावरण। शाकाहार शाकाहार और पर्यावरण, ठीक है, पकड़िए, डरना नहीं बेटा। तो आज के सत्र में क्या समझे, कुछ चीज़ों को याद किए तो बता दो जरा खुल करके। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, यही बताएंगे। और मांस मछली नहीं खाना चाहिए बोल रहे हैं, इनकी बात कौन कौन मानेगा ये बताओ। ऐसे लोग आपकी बात मानेंगे, धीरे बोलेंगे तब, तेज बोले तब। डर क्या लग रहा है? डर क्या की जीत है? चलिए तेज बोलिए, बोलो, तेज बोलो कि नहीं खाना चाहिए, बोलिए। मांस मछली हम लोग को नहीं खाना चाहिए। और क्या क्या सीखे आज के सत्र से? हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया तो नहीं था, लेकिन
बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मिलता है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र इसी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? क्योंकि पेड़ है तो हमसे क्या लेते हैं? CO2 और हम उससे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। ये तो तुमने खुद ही सेशन ले लिया यहाँ पर। पूछिए। अच्छा, और कुछ बताइए, और भी कुछ याद रहा हो तो? याद नहीं है, पूछिए तो बताओ। बताओ। 1 किलो मांस मछली में 1 किलो मांस पैदा करने में 5 किलो अनाज का नुकसान होता है। मुर्गे में 3 किलो लगता है, हम्म, भेड़ बकरियों में 8-9 किलो लगता है, गाय भैंसों में 20 किलो लगता है। 1 केजी मांस की बात हो रही है। और गाय तो 300-400 किलो की होती है। तो सोच लो कितना लगा होगा, है ना? कितने तड़पते हैं बताइए? बहुत बेरहम से तड़पते हैं। बोलिए बोलिए। बहुत तेज तड़पते हैं, बहुत दर्द उन लोग को होता है। खेती का जो जिस लैंड पे हम खेती करते हैं उसका 70% जो भूमि होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मांस मछली। जानवरों के रख रखाव, चमड़े के लिए और उनके प्रयोग के लिए और उनके मांस के लिए। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं 70%। ठीक है, और कुछ जानकारी देना चाहते दे दीजिए। नहीं, ताली दीजिए भाई इनके लिए। हाँ, नाम बताइए। अनमोल गुप्ता। पकड़िए, तेज बोलिए ज़रा। अनमोल गुप्ता। क्या नाम है इनका? अनमोल गुप्ता। अच्छा, तो आज का जो सत्र है किस विषय पे सत्र है आज का? पर्यावरण और शाकाहारी। क्या आप किस विषय पे हैं? जो अच्छी चीज़ आपने सीखा यहाँ से वो क्या थी, ज़रा बताइए, लोगों को आगे आ जाइए। मांसाहारी और शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी की बात हुई है, पर्यावरण नहीं था क्या इसमें? था ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मांसाहारी और शाकाहारी का क्या मतलब निकलता है? आप क्या चाहते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? शाकाहारी। शाकाहारी क्यों अच्छा है, अपने भाषा में बताइए। क्योंकि उससे बीमारियां नहीं फैलती है। बहुत अच्छा, गुड। और हमारी पर्यावरण पर हाँ, पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम हमारे जल और हमारे पानी पृथ्वी बचे रहते हैं। तालियां तालियां। नाम बताइए बच्चों को। अख्तरी खातून। तेज बोलिए। अख्तरी खातून। अच्छा, आज का सत्र किस विषय में था? शाकाहारी और पर्यावरण। शाकाहार और पर्यावरण। तो क्या सीखा आपने इस सत्र से? स्थान मंडल, जलवायु मंडल और ये क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, ये क्या है? जी, स्थल मंडल ये सब धरती है। हाँ। जल मंडल पानी है। वायुमंडल ऑक्सीजन और हवा है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण, जीव जंतु, पशु। बस पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और ये पर्यावरण। बताइए, शाकाहार के विषय में बताइए, क्या आपकी राय बनी है आज सत्र लेने के बाद? जी, शाकाहार उनको नुकसान पहुंचता है। जो मांस मछलियाँ खाते हैं उस पे बीमारियाँ फैलती हैं। और सर, और 1 किलो मांस में पैदा करने के लिए 3 केजी लगते हैं। अच्छा, चलिए, तालियां तालियां। नाम बताइए लोगों को अपना। रोशनी विश्वकर्मा। बहुत बढ़िया, इनकी आवाज़ में दम है। ठीक है, तो तेज बोलेंगे। आज का जो सत्र है किस विषय पे था? शाकाहारी और पर्यावरण। शाकाहारी नहीं, शाकाहार और पर्यावरण। हाँ, शाकाहार और पर्यावरण। ठीक है, लोग शाकाहारी होते हैं। और क्या क्या सीखा, कुछ स्मृति है तो बोलो उसके बारे में। हम क्या क्या सीखे हैं? हम ये सीखे हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे पर्यावरण पे वो दूषित होता है। पर्यावरण हमारा स्थल मंडल दूषित होता है और जल मंडल दूषित होता है, वायुमंडल दूषित होता है। बोलते रहिए। हाँ, तालियां भाई। और कौन आना चाहेगा? क्या नाम है? अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता। सत्र किस विषय पे था? शाकाहार और पर्यावरण। क्या सीखे, जरा अपनी समझ को बताओ लोगों को।
शाकाहार का मतलब मांस नहीं खाना चाहिए, मांस को बचाना चाहिए और हम लोगों को बचाना चाहिए, नहीं मांस जानवर नहीं को खाना, बचाना चाहिए। पर्यावरण को बचाना चाहिए। और बोलो। 1 केजी चिकन में 3 किलो गेहूँ लगता है और 1 केजी बकरे में 8 केजी और 1 केजी भैंस और गाय में 20 केजी लगता है। क्या लगता है? गेहूँ, अन्न, अनाज। हाँ। जहाँ पे चिकन की खेती होती है वहाँ से वायुमंडल, स्थलमंडल सब नष्ट हो जाता है। तालियां तालियां भाई। आज का सत्र कैसा रहा? सही रहा। तो आगे आ जाइए। क्या नाम बताएं, फिर से बताइए। सही रहा। इसमें बोलिए और तेज बोलिए। सही रहा। क्या सही रहा। सही सही रहा। हम्म। अच्छा, बड़ा अजीब नाम, बड़ा अच्छा नाम लगा मुझे। ये बताइए कि सत्र किस विषय पे था? शाकाहार और पर्यावरण। क्या सीखे, कुछ स्मृति है? क्या है बताइए, क्या क्या सीखा है आज? जैसे पर्यावरण जैसे पृथ्वी के चारों ओर सजी, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैसे जल में सजी, ये बता रहे जल जैसे सजी मांस, मतलब शाकाहारी मांसाहारी से शाकाहारी में सजी फल फूल सब्जी, जो शाकाहारी हो मांसाहारी में मांस, मतलब जैसे मुर्गे भेड़ सुअर सजी। भैंस सुअर तो हो गया, क्या वो तो तुमको पता चल गया। क्या मतलब तथ्य क्या निकला, क्या समझ में आई बात? मैंने किस विषय में बात करी? सही आप बात किए, सही शाकाहार और पर्यावरण। एक्चुअली कोई बात नहीं, संदेश बता दीजिए, शाकाहारी हमें क्यों बनना चाहिए, संदेश बता दीजिए, तेज से बोलिएगा जरा। ए बच्चों सुनो, चलो सुनिए क्या बोल रहे हैं भाई साहब। शाकाहार का कोई संदेश दीजिए अपने तरफ से, क्या चाहते हैं, शाकाहारी क्यों बनना चाहिए, इसके बारे में संदेश दीजिए। छोड़िए सब बातें। शाकाहारी से जैसे मांस मछली में नहीं खाना चाहिए। इन बच्चों को बताना, हम मुझे नहीं बताना, मैं नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ। मांस मछली नहीं खाना चाहिए शाकाहारी। सुनिए, इनको देखिए, समझाइए इनको। शाकाहारी मांस मछली नहीं खाना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध कैसे रह सकते हैं? सही, जैसे मतलब मांस मछली नहीं खाएं, उससे फल फूल मतलब सब्जी उब्जी खाएं, इससे हरी सब्जी उससे शुद्ध रहें। ये बात सही बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? उठ जाओ तुम। अरे तुमने क्यों गलत बोला? क्या गलत बोले हैं? सही बोले हैं। नहीं सर, गलत पहले क्यों बोला ये बताओ, डरो मत, बताओ ना क्या गलत बोला। घबरा रहे थे इसीलिए, अटक रहे थे इसीलिए ना। जी सर। तो वो तो आ गए, तो तुम भी अटक रही हो। सबको बोलना चाहिए, तुम बोली ना, तुम भी आ जाओ, बोलो, यहीं खड़े को बोलो, अच्छा लगेगा। बताओ सत्र से क्या समझे, और नाम के साथ बोलो, सब लोग लाइन से बोलेंगे। अभी इसको देने बाद लेते रहना, ठीक है? सत्र से क्या सीखे और संदेश देते रहो लोगों को। शाकाहार और पर्यावरण से हमने पहले ये नाम सीख। बता दीजिए। खुशबू चौहान। हाँ, आप बताइए। शाकाहार और पर्यावरण से हमने ये सीखा कि शाकाहार हमें मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांसाहार खाने से रोग भी होते हैं और इनका प्रयोग न करें। इसमें से कौन रुक क्या बोला इन्होंने? नहीं सुनाई दिया? जरा आगे आ जाओ, मोटिवेट करना है लोगों को। और सर आपको बताऊं, ये हमारी ब्लॉक चैंपियन रह चुकी है। किसमें? क्यों बोलो, जोर से तुम बोलो। ब्लॉक चैंपियन हो? दहाड़ के बोलो। तो चैंपियन ऐसे रहते हैं क्या कि कोई चीज़ तो यहाँ पर बता ही नहीं पा रही हो, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही लोगों के बीच में। तुम एक ऐसा चीज़ बोलो कि ये लोग ये नहीं, ये इनको शाकाहारी बनाना है, ठीक है? मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है, तो कैसे बनाओगे? थोड़ा तेज बोलो जरा, दहाड़ो इसमें। हमें शाकाहार को क्यों अपनाना चाहिए, शाकाहारी क्यों बनना चाहिए, बताओ इसके बारे में। शाकाहारी हमें इसलिए हाँ, बनना बोलो, चाहिए क्योंकि शाकाहारी में मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से कई लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। आई मीन कि हम लोगों को बीमारियां हो जाती हैं और उससे दूषित भी फैलता है, और शाकाहार रहना चाहिए। और एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा उसमें सब लोग, एक मैं ध्यान दिला दूँगा कि वो तो फ़ायदे नुकसान तो हो ही रहे हैं, ठीक है? हम इंसान हैं, ठीक है? हम क्रूर जानवर नहीं, हम इंसान हैं। तो इंसान में क्या होता है, चेतना होता है, और चेतना क्या करती है, चुनाव करती है। तो मोरली इंसानों को ये होना चाहिए कि मांस खाना गलत है, हम लोग इवॉल्व कर लिए हैं, तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग एक सोसाइटी बना के रहते हैं, हम सभ्य लोग हैं। तो किसी का हम लाश क्यों खाएं? हमारे पास अन्न है, हम अन्न खाएंगे। तो मोरली गलत है, किसी का गला काट कर हम नहीं खाएंगे, ठीक है? ऐसा ही बोल सकते हैं
धन्यवाद, तालियां। आ जाओ। भरत चौहान मेरा नाम है। अब हम बताने जा रहे हैं, भाई बहनों कृपया सुनिए। क्योंकि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बीमारियां होती है। मांस मछली छोड़ के शाकाहारी बनना चाहिए, तो फल फूल खाना चाहिए, अन्न खाना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग को फ़ायदा है। मांस मछली खाएंगे तो हम लोग को नुकसान करेगा, और क्योंकि मांस मछली खाओगे तो सब पूरा नुकसान होगा भारत को मेरा, तो पर्यावरण का नुकसान होगा। और बहुत बढ़िया, तालियां। मेरा नाम है कन्हैया गुप्ता। शाकाहारी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बीमारी होती है, और उससे हमें बीमारी होती है। शाकाहारी बनना चाहिए इसलिए क्योंकि हमें बीमारी होती है। हो गया, इसके इनके तालियां दीजिए। अपना नाम लिख दिए, बैठ जाइए। हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो आप लोगों का सत्र हुआ है, जो सेशन हुआ है शाकाहार और पर्यावरण पे, जितने लोग बोले यहाँ पर मंच पे आकर के, उन सभी लोगों की जो वीडियोस होगी वो इस चैनल पे जाएगी। हाँ, वो सब लोग नोट कर लेंगे अपने अपने किताब कॉपी में, ठीक है। घर जाएंगे तो ये संभवतः कल शाम को सबको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और जितने लड़के बोले सब लोग यहाँ पर आएंगे, और ये वीडियोस बहुत दूर तक जाता है। जैसे हम लोग का भारत भर में कम्युनिटी है, तो ये हज़ारों लोग देखेंगे इन सब वीडियोस को। और अगले संडे, मतलब कि अगले हफ्ते हम आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे, जो लोग यहाँ पर बोले हैं, ठीक है। मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं शाकाहार और पर्यावरण के बारे में बताना चाहूँगा। जलमंडल जैसे पानी, स्थलमंडल जमीन, वायुमंडल और हवा। नाम लिख दिए अपना, क्या सीखे, ठीक है। ये सीख सबको ही बोलना है अपना नाम, इस सत्र से क्या सीखा है, ठीक है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरा नाम है आदर्श कुमार। पर्यावरण के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है राज चौहान। मेरा नाम वंदना गुप्ता है। हम लोग को शाकाहारी बनना चाहिए। मेरा नाम प्रतिभा विश्वकर्मा है। मेरा नाम श्रेया प्रजापति है। मैं शाकाहार और पर्यावरण के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हमें मांस मछली और जीव जंतुओं को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन जीव जंतुओं की हत्या हम करते हैं, जिससे हमारे ऊपर पाप का वो होता है, और पर्यावरण की हानि होती है। मेरा नाम नव्या गुप्ता है। शाकाहारी बनना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारी फैलती है। मेरा नाम साधना गुप्ता है। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं शाकाहारी और पर्यावरण के बारे में बताना चाहती हूँ। हमें शाकाहारी होना चाहिए। ये सब खाने से हमें कई बीमारियाँ भी फैलती है, इसलिए हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। मेरा नाम अंकित खरवार है। मैं आज शाकाहार और पर्यावरण के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उस मांस मछली खाने से पर्यावरण को हानि पहुँचता है। जलमंडल दूषित होता है, और स्थलमंडल में धान उगने का स्थल कम होता है। मेरा नाम विशाल गौड़ है।